स्वागत है दोस्तों मन बावरा में। और आज की कहानी है हम सबका घर। बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी है, दिल के बड़ी ही करीब है। तो बताइएगा ये कहानी आपको सुनकर कैसी लगती है, और पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मन बावरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की बहुत सी कहानियाँ और कविताएं लेकर मैं आती रहूँगी, तो समय समय पे आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करती हूँ। कहानी बहुत ही रोचक है, अंत तक आपके मन को बांध के रखेगी। क्या रमाकांत, हम लोग इतने भी बोझ लगते हैं? तो बता दो, जैसे बच्चों के यहाँ से निकाले गए वैसे ही यहाँ से भी चले जाएंगे। क्या हुआ ब्रजमोहन जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 70 की उम्र के आसपास घूम रहे ब्रजमोहन जी ने पतली दाल में उंगलियां घुमाते हुए कहा, ऐसा भी खोना होता है क्या यार? जरा तो लिहाज करो हमारी उम्र का। रमाकांत को इस बात पर गुस्सा आ जाना चाहिए था, मगर वो गुस्साए नहीं। ब्रजमोहन जी के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोले, ये कोई वृद्धाश्रम या फिर कोई संस्था नहीं ब्रजमोहन जी, अपना घर है ये। और घर के अलग अगर मुसीबत आई तो उसका सामना घर के हर सदस्य को करना पड़ता है। 6 महीने से कोई फंड नहीं मिला, जो कुछ अपने पास बचा है बस उसी में गुजारा चला रहा हूँ। ऐसे में आप भी ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं भी आप ही की उम्र के आसपास का हूँ और यही खाता हूँ, तो आप सबके सामने हैं। हाँ, मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप सबको लगे कि मैं किसी तरह की लापरवाही बरत रहा हूँ तो आप सब निसंकोच कहिए, मैं किसी और आश्रम में आप सबकी व्यवस्था करा दूंगा। वहाँ बैठे सभी लोग ब्रजमोहन जी की बचकानी हरकत पर गुस्सा हो गए और उन्हें घूर कर देखने लगे। सबको पता था पिछले 10 साल से रमाकांत ही हैं जो अपने प्रयासों से किसी न किसी तरह आश्रम को चला रहे हैं। उन्होंने तब इन सबको सहारा दिया था जब इनके अपनों ने इनसे मुंह मोड़ लिया था। जब ये यहाँ रह रहे बुजुर्गों से पहली बार मिले तब लगा जैसे भगवान खुद रमाकांत का रूप लेकर उन्हें सहारा देने आए हों। बाकियों की तो बात बहुत दूर है, खुद ब्रजमोहन जी का आज ना जाने क्या हाल हुआ होता अगर उस रात रमाकांत इन्हें ना मिले होते। रोशनी में पूरी तरह डूबा ये शहर ब्रजमोहन जी को उस रात किसी काली गुफा से कम नहीं लग रहा था। जेब में मात्र 678 रुपये जिसके दम पर यहाँ आए थे, उस औलाद ने इनके ऐसे मुँह छुपा लिया जैसे इनसे उसका कोई नाता ही ना हो। रमाकांत उन दिनों रोज शाम को एक चक्कर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का यही सोचकर लगाने जाया करते थे कि कहीं कोई बेसहारा अनजाने में उन्हें ही ना पुकार रहा हो। ब्रजमोहन जी की किस्मत भी उन 40 बेसहारा बूढ़ों की तरह ही अच्छी थी जो 1 साल के दौरान रमाकांत मिल गए थे। उस रात तो ब्रजमोहन जी को लगा जैसे भगवान को पा लिया हो। माफ़ कर दो यार रमाकांत, गलती हो गई। जानते ही हो इंसान तो 60 में सठिया जाता है, मैं तो 70 का होकर 70 गया हूँ। और हाँ, तुम तो अभी जवान हो यार, बस बाल काले कर लो, अभी भी तुम्हारी शादी में लड़कियों की लाइन लग जाए। क्यों निशा जी? ब्रजमोहन जी ने अपनी गलती मानते हुए तनाव भरे माहौल को एक मजाकिया रंग देने की कोशिश की और उनकी कोशिश कामयाब भी रही। रमाकांत सहित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और निशा जी जो वहाँ काफ़ी समय से थीं वो ब्रजमोहन जी के द्वारा इस तरह अपना नाम लिए जाने पर शर्मा गईं। अरे ऐसे ही मत बोलिए नारायण जी, दोनों की उम्र देखी है आपने, इस उम्र में वो भला ऐसा क्यों करेंगे? बेचारे दोनों अपना दुख सुख बांट रहे होंगे। रमाकांत ने नारायण जी की बात को सिरे से नकारते हुए अपना ध्यान फिर से हिसाब किताब वाले रजिस्टर पर केंद्रित कर लिया। उम्र हमारी बड़ी है मगर बूढ़े तुम होते जा रहे हो। तुमको उन दोनों की आंखों में देखना चाहिए, साफ तरह से पता लग जाएगा कि मैं सही हूँ। मैंने खुद दोनों की बातें सुनी हैं, अगर नहीं यकीन तो अकेले में पूछ लो। और रमाकांत एक बात कान खोलकर सुन लो, आगे से ऐसा मत कहना कि उम्र बड़ी हो गई है तो प्यार नहीं हो सकता हमें। हाँ, झुर्रियाँ चेहरे पे पड़ती हैं साहब, दिल हमेशा जवान रहता है। नारायण जी अपनी बात कहकर वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए।
उनके जाने के बाद रमाकांत के होठों के इस छोर से उस छोर तक एक गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। अपना चश्मा उतारकर कुछ पल के लिए किसी पुराने ख्याल में खो गए। फिर अचानक से उठे और हॉल की तरफ चले गए। रात के 11 बज रहे थे। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर जा चुके थे, सिवाय ब्रजमोहन जी और निशा जी को छोड़कर। दोनों ने हॉल में बनी खिड़की के पास कुर्सियां डटा रखी थीं। खिड़की से दिख रहे चांद को दोनों ऐसे निहार रहे थे जैसे मानो दिल से निकल रही हों बातें। सही या गलत, इसका फैसला आज चांद मियाँ ही कर रहे हों। रमाकांत के होठों पर खेल रही मुस्कुराहट गहरी और शरारती हो गई। दोनों के ठीक पीछे जाकर रमाकांत ने झूठ मूठ का हल्का सा खांसा। अपने और चांद के बीच किसी चौथे की आहट पाकर दोनों ने बुरी तरह चौंक कर पीछे देखा। अरे यार रमाकांत, डरा ही दिया तुमने तो। डरा तो आपने दिया ब्रजमोहन जी। रात अपना आधा सफ़र तय करने को है और आप दोनों यहाँ नई शुरुआत करने में लगे हैं। रमाकांत के हर बोल के साथ उनका शरारती हंसी तेज अंदाज होता जा रहा था। इधर निशा जी ने शर्मा कर अपना सर झुका लिया था। अरे रमाकांत, भांग पी लिए हो क्या जो ये सब बोले जा रहे हो? अरे अब तो बस ऐसे ही बैठे अपने दुख सुख को हम बांट रहे हैं। ब्रजमोहन जी ने अपने चेहरे पर अचानक से चोरी पकड़े जाने वाले भाव को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। प्यार की शुरुआत सुख दुख बांटने से ही होती है ब्रजमोहन जी। हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हो रमाकांत। प्यार का नाम सुनते ही ब्रजमोहन जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। निशा जी तो नीचे मुंह करके खिलखिला रही थी। हाँ, प्यार ही तो है। देखिए, इतनी देर से मैं यहाँ हूँ मगर आप दोनों का हाथ अभी तक एक दूसरे के हाथ में है। रमाकांत दोनों के हाथों की तरफ इशारा करते हुए हंस पड़े और वो दोनों अब तक एकदम ही शर्मा गए। ब्रजमोहन जी, प्यार बड़ी नायाब चीज़ है, जल्दी हर किसी को नहीं मिलती और इस उम्र में जब बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ लोग क्या कहेंगे का भारी बोझ भी कंधों पर हो, तब तो और नहीं मिल पाता प्यार। आप दोनों खुशकिस्मत हैं जो इस उम्र में जब हम अकेला महसूस करने लगते हैं खुद को, तब आपको एक दूसरे का साथ मिला। यहाँ कोई टोकने वाला नहीं, कोई आपको उम्र का वास्ता देकर आप पर हंसने वाला नहीं। अगर आप दोनों कहें तो इस प्यार को कोई नाम दे दिया जाए। रमाकांत जी की बातों से निशा जी की मुस्कुराहट शर्म के खूबसूरत लिबास में छिप गई। मेरे बारे में तो तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो रमाकांत। और निशा जी, इन्होंने तो जैसे खुशियों को कभी देखा ही नहीं। पहले पति का अनादर सहती गईं, उससे अलग होकर सोचा कि अब बच्चे हैं, उनके सहारे जीऊंगी और इसी आस में अपनी दिन रात की मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया। मगर अंत में बच्चे भी ऐसे निकले कि यहाँ छोड़ गए जीवन अकेले काटने को। दुख सुख बांटते बांटते कब हमने दिलों की अदला बदली कर ली पता ही नहीं लगा। शायद तुम ना ये सब कहते तो मैं कभी नहीं कह पाता तुमसे आखिर हम क्या चाहते हैं। कमबख्त सब कुछ छूट गया हाथों से, मगर लोग क्या कहेंगे वाला डर नहीं छूट रहा। मगर आज तुमने उसे भी हटा दिया मन से। ब्रजमोहन जी के साथ साथ रमाकांत और निशा जी की आंखों में नमी से लबरेज हो गई थी, मगर मुस्कुराहटें सबके होठों पर कायम रहीं। मैंने कहा था ना रमाकांत, तुम ही नहीं मान रहे थे मेरी बात। अब तो बस तैयारी करते हैं शादी की। ब्रजमोहन जी की बात सुनते ही दीवार के पीछे छुपे नारायण जी के साथ बाकी सब भी बाहर आ गए। उन सब ने देखा निशा जी और ब्रजमोहन जी एकदम से शर्मा गए। आज इन सूखे पत्तों में अचानक से हरियाली आ गई थी। सब बहुत खुश थे। समाज के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए दो बूढ़े अपने जवान दिलों का मिलन करने जा रहे थे और इसी खुशी में वहाँ के बाकी लोग भी आज अपने पुराने दिन याद कर रहे थे जब वो भी जवान हुआ करते थे। आज आश्रम में हर तरफ चहल पहल थी। दोनों की शादी का उत्साह सबके सर चढ़कर बोल रहा था। नसीर मियाँ बाजार से फूल लेने गए थे। इधर फूलों के बिना मंडप मायूस सा लग रहा था और उधर नसीर मियाँ की कोई खबर ही नहीं। लगभग घंटे भर बाद नसीर मियाँ आते हुए दिखे।
मगर वो अकेले नहीं थे। उनके स्कूटर के पीछे पुलिस की एक जीप के साथ साथ एक बड़ी सी और गाड़ी थी। इस खुशी के माहौल में अचानक से पुलिस का आ धमकना सबके लिए चौंका देने वाली बात थी। नसीर भाई, साथ में पुलिस को क्यों लाए हैं? सब खैरियत तो है? रमाकांत ने नासिर मियाँ से पूछा। मैं नहीं लाया रमाकांत भाई, ये तो आपको पूछते हुए आए हैं। वो गाड़ी में बैठा आदमी आपकी तस्वीर दिखाकर सबसे पूछ रहा था। जब मुझसे पूछा तो मैं इन्हें साथ ले आया। नसीर मियाँ अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि बड़ी सी गाड़ी में से एक बहुत अमीर दिखने वाला आदमी बाहर निकला। पापा, आज 6 सालों बाद ये आवाज़ और ये संबोधन रमाकांत के कानों में पड़ा था। रमाकांत तो जैसे सुन्न सा हो गया उस आदमी को देखते ही। कहाँ कहाँ नहीं खोजा आपको मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी पापा कि आप मुझे छोड़कर इतनी दूर चले आए। देखिए, मैंने वो सब कर लिया जो आप मुझसे करवाना चाहते थे। आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रमाकांत और उस आदमी को छोड़कर और किसी के समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। रमाकांत ने सबको बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए वो बस अपने ही जैसे अकेले लोगों को ढूंढकर अपनों की कमी पूरा करता है। एक पिता भले ही अपने बच्चे से कुछ पल के लिए निराश हो जाए निशांत, मगर कभी उससे हमेशा के लिए नाराज़ नहीं हो सकता। मुझे सब पता है कि मेरे बाद तुमने खुद में कितना सुधार किया। मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ बेटा, बल्कि मुझे तो अब तुम पर गर्व है। मैंने जो बिज़नेस अपनी मेहनत से शुरू किया उसे तुम आसमान की बुलंदियों तक ले गए। तुमने खुद को बदला, अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये भला किस पिता के लिए गर्व की बात नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ निशांत, मगर अब मैं लौट नहीं सकता। वहाँ मौजूद सब लोग रमाकांत जी को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। ऐसा मत कहिए पापा, मेरी गलती थी जो मैंने आपका दिल दुखाया, मगर मैं जानता हूँ आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं बहक गया था पापा। मुझे लगा था कि मुझे ना आपके नाम की ज़रूरत है ना आपके उसूलों की। पैसे से मैं जो कुछ चाहूँ सब कुछ खरीद सकता हूँ, मगर मैं गलत था पापा। प्लीज़ मेरे साथ चलिए, वहाँ आपका पोता, आपकी बहू सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। निशांत की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहते हुए देख रमाकांत जी के पैरों पर आ गिरे। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है बेटा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मन में हुआ कि लौट जाता हूँ, सब कुछ मेरा ही तो है, मगर मेरे कदम ये सोच कर रुक गए कि अगर आज मैं लौट गया तो तुम वो नहीं कर पाओगे जो तुम कर सकते हो। मैंने मेहनत की, एक मुकाम हासिल किया। जब तुम बड़े हुए तो तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिला। मेहनत क्या होता है ये तुमने जाना ही नहीं। तुम्हें लगा ये सब कुछ खुद से कर सकते हो। तुमने कहा तुम्हें मेरी और मेरे नाम की कोई ज़रूरत नहीं। असल में तुम्हारा वैसा कहना मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि उस एक शब्द ने मुझे डरा दिया। मैं सोचने पर मजबूर कर दिया मुझे कि आज तुम मेरे ही नाम के दम पर इतनी बड़ी बात कह रहे हो। कल को अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारा सारा घमंड और मेरा खड़ा किया हुआ ये बिज़नेस सब टूटकर बिखर जाएगा। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि अगर तुमने ये मन बना लिया है कि तुम्हें मेरे नाम और मेरी ज़रूरत नहीं है तो तुम्हें अब ये साबित भी करना पड़ेगा। मुझे ये भी पता है कि मेरे घर से निकलते ही बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें झेलना पड़ा, मगर फिर तुम संभले। तुमने वैसे ही मेहनत की जैसी मैं चाहता था, और आज देखो तुम अपने दम पर कामयाबी के शिखर पर हो। सबके सामने ये बात आ चुकी थी कि रमाकांत असल में कौन है और किस वजह से यहाँ ऐसे हाल में है। पापा, क्या आप लौट नहीं सकते? अब आप कभी नहीं लौटेंगे। निशांत अब बच्चों की तरह रोने लगा। तुम्हारी माँ के साथ एक सपना देखा था बेटा, कि जब तुम सारा काम संभाल लोगे ना, तब मैं और वो एक ऐसा घर बनाएंगे जहाँ हमारे साथ वो बेसहारा लोग रहेंगे जो ज़िंदगी के इस दौर में होते हैं जब उन्हें अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन तभी वो अपनों का साथ खो देते हैं। तुम्हारी माँ तो रही नहीं, मगर उसके साथ देखा ये सपना मेरे साथ हमेशा रहा। जब मैं तुम्हें बिना बताए घर से चला आया था तब ऐसा सोचा नहीं था,
लेकिन कुछ ही दिन खुले माहौल में बिताने के बाद मैंने महसूस किया कि कैसे मैं इतने वर्षों तक खुद को धोखा देता रहा, कैसे मैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने की धुन में तुम्हारी माँ से किया वादा ही भूल गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। इस संसार में ज़रूरतमंदों की कभी कमी ही हो ही नहीं सकती। कमी है तो बस मदद करने वालों की। वो देखो सामने दीवार पर क्या लिखा है। सामने की दीवार पर इशारा करते हुए रमाकांत जी ने निशांत से कहा। निशांत ने अपनी गीली आंखों को किसी अबोध बच्चे की तरह अपने कोट के बाजू से पोंछते हुए सामने देखा। सामने लिखा हुआ था, अगर आपका अपना परिवार खो चुके हैं तो हमें अपना बिछड़ा हुआ परिवार समझकर हमारे साथ रहें। आपके स्वागत के लिए सदैव तत्पर, हम सबका घर के सभी सदस्यों की ओर से। अब तुम ही बताओ बेटा, भला कैसे मैं खुद के स्वार्थ के लिए इतने लोगों की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूं। मैं तो तुम्हारा हमेशा था और हमेशा रहूँगा। अब कुछ वर्ष जो मेरे जीवन के बचे हैं उनमें मुझे इन सब का हो लेने दो। यहाँ मैं इन सब के और तुम्हारी माँ के साथ बड़ी खुशी से हूँ। मुझसे मेरा सुख मत छीनो। रमाकांत के साथ वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें भर गईं। रमाकांत निशांत के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। निशांत ने झट से उन्हें गले लगा लिया। पापा, आप हमेशा हमारे साथ ही हैं। आप वही करिए जिससे आपके मन को सुकून मिलता है। और रही बात मेरी, तो मैं भी बेटे का फ़र्ज़ निभाने से पीछे नहीं हटूँगा। रमाकांत जी ने मुस्कुराते हुए निशांत के इर्द गिर्द फैली अपनी बाहों को और कस लिया। रमाकांत जी ने निशांत से सबका परिचय कराया और उसे बताया कि आज ब्रजमोहन जी और निशा जी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। निशांत ने सबके पैर छुए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी। रमाकांत जी के कहने पर निशांत शादी में रुक गया। सब यहाँ बहुत खुश थे। निशांत बस एक तक उन सब के चेहरे को देख रहा था। उन्हें गौर से देखने के बाद निशांत ये सोचने लगा, इन सब ने कितनी खूबसूरती से अपने चेहरे की झुर्रियों को अपनी मुस्कान के नीचे छिपा लिया है। असल मायने में यही लोग जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन अगर पापा ना होते तो क्या इनको इतनी खुशियाँ मिल पाती? क्या ये लोग इतना खुलकर मुस्कुरा पाते? नहीं, कभी नहीं। सच में मुझे अभी पापा से बहुत कुछ सीखना है। उस दिन निशांत बहुत वर्षों बाद इतना खुश हुआ। अगली सुबह उसने सबसे विदा ली। रमाकांत जी अंदर ही अंदर बहुत उदास थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे की मुस्कुराहट के नीचे उसे छुपा लिया, क्योंकि उन्हें अभी बहुतों को सहारा देना था। निशांत चला गया। 1-2 दिन तक रमाकांत ने उसे बहुत याद किया, मगर फिर अपनी दुनिया में और अपने नए परिवार के बीच लौट आए। 1 महीना बीत गया था। रमाकांत को कभी कभी निशांत की बहुत याद आती थी, मगर वो इन यादों के बीच खुद को कमज़ोर नहीं होने देना चाहते थे। उनको अभी आश्रम के लिए आर्थिक सहायता जुटानी थी। वो खुद को स्वार्थी नहीं होने देना चाहते थे। रविवार के दिन जब सब लोग बगीचे की साफ सफाई में लगे हुए थे, तब अचानक से निशांत अपने परिवार के साथ सबसे मिलने आ गया। गाड़ी से उतरते ही निशांत ने अपने बेटे हर्ष के कान में कुछ कहते हुए रमाकांत जी की तरफ इशारा किया। हर्ष दादू दादू कहते हुए रमाकांत की गोद में चला गया। रमाकांत को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। वो सब निशांत को देखे जा रहे थे। उनकी आंखें जैसे निशांत का धन्यवाद कर रही थी। निशांत रमाकांत जी के पास गया और जेब से एक चेक निकालकर उनके हाथों में पकड़ा दिया। रमाकांत ने चेक और उस पर अंकित रकम देखी तो चौंक पड़े और बोले, बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही आते जाते रहना, यही बहुत है। और वैसे भी ये बहुत बड़ी रकम है। कहा था ना पापा कि मैं बेटे का फ़र्ज़ निभाने से नहीं चूकूंगा। और वैसे भी ये सब तो आपका घर है। फिर अपने घर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप रोक क्यों रहे हैं? ये जो चेक आपके हाथ में है वो आपकी संपत्ति का एक बहुत ही छोटा सा भाग है। आपके और माँ के सपने को किसी तरह और खूबसूरत बना सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य भला मेरे लिए क्या होगा। निशांत इतना कहकर मुस्कुरा दिया और रमाकांत जी एक तरफ निशांत को देख रहे थे, दूसरी तरफ भगवान को सोचकर मुस्कुरा रहे थे। आज पूरा दिन
घर में चहल पहल रही। निशांत की पत्नी समृद्धि ने सब महिलाओं के साथ मिलकर खाना बनाया। निशांत और रमाकांत जी ने बहुत सी बातें की और इधर हर्ष सभी बूढ़े बच्चों के साथ मिलकर क्रिकेट खेल रहा था। अब निशांत हर महीने अपने परिवार के साथ यहाँ सभी से मिलने आता था और रमाकांत जी को अपने दोनों परिवारों का साथ मिल रहा था। जब कोई नहीं होता तो वो अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसे तब तक देखते रहते जैसे मन ही मन उससे कह रहे हो, देखो ना, हमारा सपना पूरा हो गया। दोस्तों, ये कहानी धीरज झा की लिखी हुई है और बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही प्यारी कहानी है जो कि दिल को छू गई तो आप लोगों से साझा की है। अपना एक्सपीरियंस या अपना जो भी आपने महसूस किया इस कहानी के दौरान वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ। जी हाँ, मन बावरा के साथ। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।